हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास फ्राइडे का प्रोग्राम साउथ एशिया पर नज़र सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब चेन्नई में रहते हैं और साउथ एशिया के मुल्कों के सिलसिले में वो खास तौर पर एक्सपर्ट हैं। आजकल वो अपने वतन बिहार में शेखपुरा ज़िले में माने गांव में हैं। वहाँ रहते हुए भी वो वक्त निकाल रहे हैं, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। जो आज खबरें हैं बात करने की, वो बहुत ही अहम इसलिए हैं कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को एक तरह से रिकॉग्निशन की तैयारी के कुछ इशारे हैं। रूस की तरफ से तालिबान को टेररिस्ट लिस्ट से निकाले जाने की खबर है। पाकिस्तान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वहां से भी बड़ी अहम खबर है। यूएई ने एक बड़ी रकम पाकिस्तान को एड के तौर पर दी है। कहा जा रहा है कि अब हमारा सारा कर्जा खत्म हो जाएगा। उधर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में चाइना ने, जो भारत में एक तरह से कई बार धमकियां दी गई हैं इलेक्शन के दौरान कि अगर बीजेपी की सरकार आई तो 6 महीने में पीएको को भारत में शामिल कर लिया जाएगा। यहां कुछ हो या ना हो, वहां सिक्योरिटी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बांग्लादेश से भी बहुत ही दिलचस्प खबर है। शेख हसीना ने कह दिया कि अमेरिका हमारे देश को तोड़ना चाहता है। कई ऐसी खबरें हैं जिनको आप कहीं और आपको नहीं मिलेंगी। हमारे यहाँ मीडिया स्टार वर्ल्ड में ये वीकली प्रोग्राम हर फ्राइडे को सैयद अली मुश्तबा साहब के साथ होता है। आपको काफी पसंद आता है। आप कई लोग कमेंट्स भी लिखते हैं। अफगानिस्तान पर खास नजर हम रखते हैं। पाकिस्तान और चीन का इन्फ्लुएंस बढ़ता हुआ इस इलाके में, उन सब खबरों पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, वक्त निकालते हैं हमारे लिए। आप ये बताइए कि ये अफगानिस्तान की तालिबान सरकार क्या कुछ है? रूस की तरफ से कुछ बड़े इशारे आ रहे हैं, क्या कुछ खबर है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया काजी साहब। पहले मेरे सामईन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो अपनी चर्चा का आगाज कर रहे हैं वो बाकायदा मॉस्को से कर रहे हैं। ये जो खबर निकल के आई है ये काबुल से नहीं है बल्कि ये मॉस्को से आई है। और मॉस्को ऐसा लग रहा है कि वो एक रेस मतलब दौड़ रहा है, जो कि वो रेस को शायद चाइना ने जीत लिया है। वो इस तरह से कि उन्होंने जो है चाइना ने अपनी एम्बेसी खोल ली है यहाँ पे। अफगानिस्तान तालिबान की जो एम्बेसी खुल गई है बीजिंग में। अब उसी कड़ी में या उसी पहल में अब मॉस्को भी जो है वो हाथ से हाथ मिला रहा है। और उसने मॉस्को ने ऐलान कर दिया है कि हमने तालिबान को टेररिस्ट लिस्ट से हटा दिया। अब तालिबान जो है वो टेररिस्ट नहीं है। पहले अमेरिका ने तालिबान को टेररिस्ट बताया था और उसी वजह से वो जो है 2001 का जो इन्वेजन हुआ था वो सारी चीजें तो मतलब आपको मालूम ही है और सारे लोगों को मालूम है। तो इन्होंने जो अभी ऐलान किया बाकायदा मॉस्को से और उनके ऑफिशियल मतलब ये ऐलान हुआ है कि तालिबान जो है वो मतलब अब टेररिस्ट नहीं है। और वो एक मतलब ये है कि जैसे होते हैं गवर्नमेंट होती है तो वो है। अब इसकी जो एनालिसिस है वो यही है कि अब इसके आगे शायद मॉस्को अपनी एम्बेसी वहां खोल दे, अपने एम्बेसडर को वहां अपॉइंट कर दे और उसके बाद जो है तालिबान भी जो है मॉस्को में अपनी मतलब डिप्लोमेटिक जगह बनाएंगे। और इसके आगे यही होने वाला है कि तालिबान का या काबुल का या मतलब अफगानिस्तान का एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप मॉस्को से या रशिया से जो है होने वाला है। और ये ज्यादातर जो है तिजारत के लिए, ट्रेड के लिए और कॉमर्स के लिए। और इसके लिए जो है ये रशिया समझ रही है, आगे का फ्यूचर देख रही है। तो वो मतलब तालिबान को रिकॉग्नाइज, गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करने से पहले ही उसने कब अमेरिका रिकॉग्नाइज करेगा, नहीं करेगा या कितने दिन और लगेंगे, उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए इसने ये ऐलान कर दिया है कि अब तालिबान जो है वो टेररिस्ट नहीं है, संगठन नहीं है। अब वो एक बाकायदा एक गवर्नमेंट चला रहे हैं। तो यही खबर है मतलब यानी एक तरह से तालिबान के लिए अच्छी खबर है, जो जी मुसलसल पूरी दुनिया से अपना रिकॉग्निशन चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि उनको एक नॉर्मल हुकूमत के तौर पर तस्लीम किया जाए और दुनिया के दूसरे मुल्क उनके साथ कारोबार करें और बात आगे बढ़े। दोहा में भी तीसरे राउंड की बातचीत हुई है, उसमें उसके बारे में कहा जा रहा है कि
कुछ अच्छे नतीजे निकल सकते हैं तालिबान की तरफ से, ऐसी खबरें आ रही हैं। अच्छा, उसके आगे ये तालिबान का एक डेलीगेशन ईरान, अभी हाल ही में ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के इंतकाल के मौके पर गया था। वहां भी सुना है कि काफी अच्छी बातचीत हुई है तालिबान की। क्या कुछ हुआ है वहां पर? जी, वो जो जो ईरानियन प्रेसिडेंट हैं रईसी साहब, उनका इंतकाल तो आपको मालूम है कि उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और वो वफात फरमा गए थे। अब उनके जो है शोक में कंडोलेंस मीटिंग वगैरह हो रही है। हेड ऑफ द स्टेट जिनके अच्छे ताल्लुकात हैं ईरान से, वो वहां जा रहे हैं। और उसी मतलब कॉन्टेक्स्ट में या उसी संदर्भ में तालिबान का भी एक डेलीगेशन जो है वो ईरान गया था। और ये बताता है कि एक शिया मुल्क और एक सुन्नी मुल्क में कैसे मतलब एक तालमेल बन सकता है। इसकी भी एक मिसाल है ये तालिबान की ईरान जाने के बाद। अब ईरान जाने के बाद तो उन्होंने जो खराज अकीदत और जो चीजें होती हैं, मतलब एक शोक समारोह में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद उन्होंने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस किया। उस मीडिया कॉन्फ्रेंस में तालिबान के नुमाइंदों ने भारत की काफी प्रशंसा की और ईरान की भी साथ साथ प्रशंसा की। और ये चाबहार पोर्ट के हवाले से, चाबहार पोर्ट जो इंडिया ने अभी ईरान से 10 साल के लिए मतलब संधि हो गई है और अब चाबहार पोर्ट जो है वो तो अब इंडिया चलाएगा, जो ईरान का पोर्ट है। तो उसके हवाले से उन्होंने इंडिया को बहुत ही सराहना किया है और ईरान को भी सराहना किया है कि अब हम जो हैं पाकिस्तान के लिए लैंड रूट के लिए जो है हम आश्रित नहीं रहेंगे। अब इंडिया से जो हमारी तजारत है वो और बढ़ेगी और वो जाके चाबहार पोर्ट पे अनलोड होगा शिप इंडिया का, और वहां से बाई ट्रक जो है वो अफगानिस्तान जाएगा और अफगानिस्तान के बाद जो है सेंट्रल एशिया जाएगा। तो इसमें तालिबान जो है बहुत बड़ा अपना फ्यूचर देख रहे हैं और अपने डेवलपमेंट का और अपने मतलब प्रोग्रेस का ये फ्यूचर देख रहे हैं कि चाबहार पोर्ट उन्हें कितना मतलब हेल्प करेगी। तो इसी हवाले से अब अटकलियां लगाई जा रही हैं कि शायद इंडिया भी जो है तालिबान को मतलब वो जो ग्रे लिस्ट होता है या मतलब वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन शायद उससे भी निकाल ले रशिया के को फॉलो करते हुए, और इंडिया और अफगानिस्तान का जो है एक नया रिलेशनशिप जो है वाया चाबहार पोर्ट वो चलेगा। लेकिन ये सब जो है कयासारियां हैं। इंडिया जो है अमेरिकन प्रेशर पे है, तो अमेरिकन जब तक नहीं रिकॉग्नाइज करता है अब तालिबान को, तब तक इंडिया तो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। अब रशिया की बात अलग है, चाइना की बात अलग है, तो ये यही किस्सा है। हाँ, अमेरिका ने पिछले दिनों जब चाबहार एग्रीमेंट हुआ भारत और ईरान के बीच, तो अमेरिका ने ये कहा था कि कोई भी मुल्क या कोई भी कंपनी ईरान के साथ जो कारोबार करेगी उन पर पाबंदियां लग सकती हैं। अमेरिका ने तो एक तरह से बेचैनी जाहिर की थी कि आखिर ये भारत इसमें आगे क्यों बढ़ रहा है, आप लोगों को याद होगा। अच्छा, अब चलते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान को यूएई ने कोई बड़ी रकम दी है। इतनी बड़ी रकम तो मुझे याद है कि पिछली सरकार इमरान खान के जमाने में भी ना तो चीन ने ना ही सऊदी अरब ने दी है, यूएई ने इतनी बड़ी रकम कहते हैं 8 अरब डॉलर पाकिस्तान को दे रहे हैं। क्या कुछ है वो, ये इस खबर में ये कितना? खबर बिल्कुल सही है। यूएई ने जो है वो कमिट किया है $8 बिलियन के लिए, और ये शहबाज शरीफ खुद गए थे वहां दुबई, और वहां जाकर के उन्होंने जो है मतलब उनको जो शेख हैं और जो उनके प्रेसिडेंट हैं उनको जो है थैंक यू कहा था। और उसके बाद जो है उन्होंने शहबाज शरीफ ने वहीं से यूएई से ही अनाउंस कर दिया था कि अब पाकिस्तान को मतलब उसकी इकोनॉमिक जो हालात है उससे वो निकल चुका है इस एड के बाद। अब उससे कोई भी चंदा लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी मतलब वो किसी भी मतलब फॉरेन डेट के ऊपर नहीं है वो। और ये जो इतनी बड़ी रकम जो आई है, ये पाकिस्तान के सारे जो इकोनॉमिक बुहरान है या हालात है इसको सुधार देगी। अब यहाँ पे गौरतलब बात है जहां पे मैं आता हूं एज ए एनालिस्ट, कि यूएई ने क्यों दिया पाकिस्तान इतना बड़ा कमिटमेंट। तो मुझे इसमें डायरेक्टली यूएस का लिंक लगता है। और शहबाज शरीफ क्योंकि चाहते प्राइम मिनिस्टर है यूएस के, और आर्मी जो जो पाकिस्तान की है वो भी चाहते हुए हैं। तो अमेरिका वो ये चाहता है कि हम जो है पाकिस्तान को उसके इकोनॉमिक क्राइसिस से हम निकाल दें। तो अमेरिका ने यूएई पे प्रेशर डाला होगा और फिर यूएई ने जो है ये फंड रिलीज किया होगा। तो ये पूरा जो है वो घटना चक्र हमको समझ में आता है, क्योंकि जब वो इकोनॉमिक प्रेशर खत्म हो जाएगा तो जो पॉलिटिकल बुहरान चल रही थी कि इम्पोर्टेड सरकार है और
अमेरिका की है, वो जो राजनीति थी, स्ट्रीट प्रोटेस्ट वगैरह, वो खत्म हो जाएगा। तो मुझे इसमें यही चाल लगती है। पहले उन्होंने IMF से एक बार नहीं बल्कि 2 बार पाकिस्तान को लोन दिलवाया था अमेरिका ने, अब सऊदी अरेबिया ने भी दिया था, अब ये UAE ने भी इतना बड़ा मतलब रकम जो है अनाउंस कर दिया, चाइना से भी उसको मिल गया था पहले पैसा। अब क्या तो UAE या सऊदी अरब एक तरह से दूध देती गाय हैं, ये इस तरह से अमेरिकन कई बार कह चुके हैं, और इतनी बड़ी रकम UAE से दिलाना। आज ही मैं बैरूत में बात कर रहा था एक इंटरव्यू में, तो ये पता चला कि UAE ने बाकायदा इजरायली जो फौजी मारे जा रहे हैं उनके फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए भी एक फंड बाकायदा तैयार किया हुआ है और वो दे रहे हैं। तो ये UAE या सऊदी अरब, ये अमेरिका और इजराइल और इन मुल्कों के इशारों पर बहुत से फैसले करते हैं। ये क्या कुछ है, पाकिस्तान को बचाना है, कोई हमदर्दी है, या उससे कोई और फेवर चाहिए, वो आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर क्या कुछ है। क्या वाकई पाकिस्तान एक तरफ का कर्जा निपटाने में दूसरा कर्जा और दूसरा निपटाने में तीसरा कर्जा लेने वाली हालत में है? अब अगर ये पूरी तरह से कर्ज से आजाद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हमारे पड़ोस के मुल्क में लोगों को बहुत ही शदीद महंगाई का सामना है, हालात काफी खराब नजर आते हैं। अच्छा, ये POK से क्या खबर है? जो चाइना वहां काफी एक्टिव नजर आ रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में कुछ एक्टिविटीज हैं, क्या कुछ है वहां से खबर? देखिए, इस खबर को समझने के लिए सबसे पहले जो वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसको समझना पड़ेगा। उसके बाद जो चाइनीज इंटरेस्ट है गिलगित बल्तिस्तान, जिसको हम लोग POK कहते हैं, तो वो जो लैंड है वो ये समझना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान चाइना की जो प्रोविंस है जिनजियांग प्रोविंस से एक हाईवे जाती है तिब्बत, दूसरी जो है वो काराकोरम जो रेंज है, जो पहाड़ है, उसमें एक नेचुरल पास है। वो इतना बड़ा पास है कि उससे आप ट्रक उस पार ले जा सकते हैं, नेचुरल बना हुआ है। एक पूरी आर्मी उससे ले जा सकते हैं, और पहले आर्मी और ये सब जो है वो कॉरिडोर है। तो वहीं से जो है चाइना ने जिनजियांग से और काराकोरम पास से उन्होंने एक रोड खींची है जो कि गारदार में जाकर के खत्म होती है, और उसके बाद वो POK होते हुए वो वहां पहुंचती है। अब अभी क्या हुआ है कि अब ये ट्रीटी 1963 या 1964, मुझे डेट सही याद नहीं है, जिसको पाकिस्तान ने चाइना को बाकायदा ये गिफ्ट कर दिया है। ये चीजें अब ये चाइना की ही टेरिटरी है और पाकिस्तान की भी टेरिटरी को जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे बात आई है जो कि मुद्दे की बात है कि अभी इलेक्शन जो हमारा चल रहा था, अब आजकल में खत्म होने वाला है, उसमें कई लोगों ने, कई सियासतदानों ने, BJP के, जिसमें हिमंता बिस्वास भी हैं, आसाम के चीफ मिनिस्टर, हमारे अमित शाह भी हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, उन लोगों का ये कहना है कि अब अगला जो है 370 तो हो गया, अब 370 के बाद अगला धावा जो है हम POK के ऊपर अपना डालेंगे, और POK को ला करके हम जो है वो इंडिया में और इंडियन कश्मीर में मिला देंगे। तो इसी हवाले से पाकिस्तान ने और चाइना ने मिलकर के अपनी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इनहेंस कर ली है, इतनी ज्यादा इनहेंस कर ली है कि उन्होंने वहां टावर बना दिया है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके ऊपर कम्युनिकेशन नए टावर बना दिए, बंकर्स बना दिए हैं। उसके बाद उन्होंने जो है वो मतलब जो तोप होता है बोफर्स की तरह तोप, उसको जो है ट्रक से ला करके वो लगा दिया है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, कि जहां से डायरेक्टली वो फायर कर सकते। और इसी तरह की चीजें जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन कर दी है। और कुछ खुफिया जरायों का ये भी कहना है कि अगर ये अनकंफर्म्ड मतलब न्यूज है कि अगर इंडिया ने कोई ऐसा एडवेंचर किया POK के लाने के बाद, तो वो एक रेड लाइन है, उसके बाद फिर न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा। अब न्यूक्लियर वॉर जो है हेमंता बिस्वास संभालेंगे या नरेंद्र मोदी संभालेंगे या अमित शाह संभालेंगे? उनके पास कोई प्लान और स्ट्रेटेजी नहीं है। पंजाब और चंडीगढ़ और दिल्ली ये फ्लैट हो जाएगा, और जब तक इंडिया रिस्पॉन्ड करेगी तब तक एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा। तो ये तो हिंदुस्तान के अवाम के साथ खिलवाड़ है कि आप जो है POK की जो बात कर रहे हैं, आपको मालूम है कि आप POK नहीं ले सकते। जो जमीनी भी हालात है वो POK नहीं, वो जो है बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक वो सब तो आप कर सकते हैं, लेकिन जमीनी तौर पर किसी दूसरे मुल्क को आप जाके ऑक्युपाई नहीं कर सकते हैं। और अभी जो हम आप बात कर रहे हैं सिक्योरिटी के को स्ट्रेंथन करने के लिए, वो
मतलब फ्यूचर को जो है वो सेफ गार्ड करने के लिए ये पूरा मतलब जो वो जो है अपना डिफेंस बना रहे हैं वहां पे, वो इसीलिए बना रहे हैं ताकि हिंदुस्तान को मालूम हो जाए, इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस को, इंडिया के इंटेलिजेंस फोर्सेस को सारी चीजें मालूम है कि वहां क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी हमारे हुक्मरान जो हैं वो मतलब जो चाहता है आप सब जो भाषण देना चाहते हैं वो देते हैं, क्योंकि उनको कोई पूछने वाला नहीं है, वो जवाब नहीं दे सकते हैं वो। उनसे उनसे कोई जवाब। अब मुश्किल तो ये हुई है ना कि ना तो अपना यहाँ मीडिया में कोई क्रिटिकल एनालिसिस की कोई गुंजाइश रही है, गोदी मीडिया हो गया, और एक तरह से आप एक जंग की ललकार दे रहे हैं, तो वो अपने मुल्क के लिए भी तो एक परेशानी बन सकती है। ये बात आपने सही कही कि सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए आप इस किस्म की बातें करें तो ये थोड़ा सा संभल के बात करने की जरूरत है। उधर अगर चीन जिस तरह से लद्दाख में उसने बहुत सा इलाका कब्जा किए हुए है, आने वाले वक्त में अगर उस तरफ से कुछ और भी होता है तो ये बहरहाल हमारे लिए एक नया एक किस्म का चैलेंज होगा। ये बात अपनी जगह सही है कि भारत की फौज काफी मजबूत है, हथियार बहुत हैं, लेकिन फिर भी जंग होती है जिससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। अब इजराइल को जंग से निकलना मुश्किल हो रहा है, जिसने सोचा था कि एक हफ्ते में हम हमास को निपटा लेंगे। यहां अगर इस किस्म का कोई मिस एडवेंचर होता है तो उससे नतीजे बहरहाल खराब हो सकते। अच्छा, अब चलते हैं इमरान खान की तरफ। इमरान खान की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी है उसके खिलाफ भी कुछ कार्रवाइयां बढ़ रही हैं पाकिस्तान में, क्या कुछ है उसके बारे में क्या खबर है? ये बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। अभी तो आप सारा इलेक्शन हो गया 8 फरवरी को, उसके बाद कैसे सरकार बनी, कैसे डेमोक्रेसी खत्म हो गया पाकिस्तान में, कैसे मिलिट्री रूल और अमेरिका और मतलब जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं वो कैसे आके हुकूमत बना ली है। अब इसी कड़ी में ये खबर है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी है पीटीआई, उसके दफ्तर को जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं उन्होंने उसको बुलडोजर से डिमोलिश कर दिया। और डिमोलिश करने का रीजन ये है कि ये इंक्रोचमेंट लैंड पे, वो जो यूपी में चल रहा है किस्सा कि जहां भी ले जा करके आदित्यनाथ योगी अपना बुलडोजर लिए जाते हैं। तो ये पार्टी का हेड ऑफिस है इस्लामाबाद या रावलपिंडी में, कहाँ है? इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में। और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो है ये इंक्रोच लैंड पे इनका जो है पार्टी का ऑफिस है, तो उस पोर्शन को हम डिमोलिश कर रहे हैं और हम विद इन राइट्स हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया है कि जो आगे उनका दफ्तर है, जो गेट है, उस पर हुक्मरान ने ताला लगा दिया कि कोई ऑफिस में नहीं जा सकता है तहरीक इंसाफ पार्टी। तो अब उसके आगे ये हो रहा है कि जो तहरीक इंसाफ पार्टी तो अभी चली रही है, उनके जो लोग हैं उनका एक पूरा जो खैबर पख्तूनख्वा है वहां उनकी गवर्नमेंट चल रही है। तो इन लोगों ने अब इस्लामाबाद में एक टेंट लगा दिया है वहां पीटीआई के आगे। अब वो टेंट पे जो है बैठ करके वहां अपने पार्टी को चला रहे हैं और वो ये चल रहा है। तो ये खबर है मतलब तहरीक इंसाफ पार्टी और पीटीआई के हवाले से। अब एक खबर और इमरान खान की के हवाले से है कि उनकी जो शादी हुई है बुशरा बेगम के साथ, उस पर उनको सजा हो गया है 7 साल और वो केस चल रहा है इसमें। और जो केस है वो ये है कि ये जो शादी है वो गलत शादी थी और इसमें जो है इन्होंने इस्लामिक लॉ को फॉलो नहीं किया है। और मतलब इसमें और ये जो है बुशरा बीबी के जो हस्बैंड है, जो जिनसे उनका डिवोर्स हो चुका है, उन्होंने ये फाइल किया है ये केस। और जाहिर सी बात है कि वो शहबाज शरीफ और नून जो है उनके इशारे पे। तो अब उसमें क्या हुआ है कि वो जजमेंट के फाइनल स्टेज पे केस आ गया। अब अभी कल या परसों उसकी तारीख लगी थी, तो जो जज हैं जो फैसला लिखने वाले थे उन्होंने कहा कि अब हम इस केस को नहीं देखेंगे। वो उन्होंने तो फैसला लिखने से नामंजूरी जाहिर कर दी है और अपने आप को कहा है कि हम ये केस नहीं देखेंगे। अब जो दूसरे जज आएंगे तो जज लगेंगे, वो क्या फैसला देते हैं नहीं देते हैं। और एक और बारीकी बात है कि उसमें जो बुशरा बेगी के एक्स जो हस्बैंड थे वो वहां पे थे अदालत में, और उनके ऊपर जूता चप्पल चल गया। उनको किसी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने बचा लिया और उसमें बहुत सारे जो वकला थे इमरान खान के, उन्होंने उन पर जो है अटैक कर दिया। तो ये खबरें जो हैं ये चल रही हैं। अब ये कहाँ जाके थमेंगी, क्या होगा, कोई नहीं जानता। यानी सियासी मुखालिफत इस हद तक पहुंच गई कि शादी भी गैर कानूनी साबित करने की कोशिश हो गई, इतना पर्सनल चले गए इमरान खान के खिलाफ। अच्छा, बांग्लादेश से क्या खबर है? शेख हसीना की तरफ से सुना है कि
काफी कुछ गर्म खबर है अफगानिस्तान, माफ कीजिएगा, बांग्लादेश में क्या है खबर? देखिए, बांग्लादेश का ये है कि अभी जो शेख हसीना वाजिद हैं, जो अभी अभी इलेक्शन हुआ है, उसके थ्रू वो इलेक्शन ही नहीं हुआ, सिलेक्शन हुआ, क्योंकि अपोजिशन तो उसमें लड़ी ही नहीं थी। तो इनकी जितनी पार्टी हैं जो इनके कोलिशन में है, उनका उन्होंने एक इजलास बुलाया था। वो सारे जो उनके घटक दल हैं वो सब थे। उस पे इन्होंने एक बहुत बड़ा धमाका, मतलब उस मीटिंग में इन्होंने एक बहुत बड़ा धमाका किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका हमारे पीछे पड़ी हुई है और बांग्लादेश के पीछे पड़ी हुई, और बांग्लादेश को वो फिर से तोड़ना चाहती है, और तोड़ने के बाद जो है वो एक क्रिश्चियन देश बनाना चाहती है बांग्लादेश के अंदर, जिसमें बांग्लादेश के जो भारत से लगे हुए जो हिस्से हैं वो, और भारत के भी नॉर्थ ईस्ट के जो हिस्से हैं वो, और उसके बाद म्यांमार के जो हिस्से हैं वो, ये सब मिला करके वो एक सेपरेट मुल्क जैसे ईस्ट तिमोर को उन्होंने बनाया था कुछ साल पहले। उसी तरह से वो ये कर रहे हैं। तो ये खबर जो है ये काफी फ्लैश हुई, लेकिन ये खबर मुझे लग रही है, जैसे मैं समझ रहा हूँ कि ना ही उस पर अमेरिका ने कोई रिएक्ट किया, ना ही किसी इंडिया ने कोई रिएक्ट किया, जो कि डायरेक्ट मतलब इन्फ्लुएंस है उनका। और ये खबर जहां से उठी थी वहीं खबर वहीं पे दब गई, और लोग जो हैं शायद उनके दिमाग की खलल है या दिमाग की खराबी है या कुछ इस तरह की। लेकिन ये याद होगा आपको, याद होगा आपको कि जब वो इलेक्शन हो रहा था तब भी वो अमेरिका के खिलाफ थी, और वो ये कह रही थी कि अमेरिका हमसे जो है बेस मांग रहा है कि आप हमें जो है यहाँ बे ऑफ बंगाल में और वहाँ पे जो है हमें बांग्लादेश में बेस दे दीजिए, और हम जो है वहाँ अपना नेवल फ्लीट रखेंगे, और वो जो है इंडियन ओशन को गार्ड करेगा और चाइना के अगेंस्ट वो करेगा। तो यही खबर है। मुझे समझ में नहीं आता है कि इसकी आगे क्या है। ये बहरहाल उन्होंने अपने इलेक्शन से पहले भी, जो आपने याद दिला दिया, इलेक्शन से पहले भी उन्होंने अमेरिका के खिलाफ कुछ काफी सख्त रुख अपनाया था। लेकिन शेख हसीना के बारे में ये कहा जाता है कि भारत की वो दोस्त हैं, भारत सरकार के काफी नजदीक हैं, और भारत की बांग्लादेश में एक तरह से भारत का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, अमेरिका का शायद कम है, या इन्फ्लुएंस चला नहीं है, या भारत और अमेरिका के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई कि ये फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गई। अच्छा, बांग्लादेश के एक मेंबर पार्लियामेंट का कत्ल हुआ है कोलकाता में, ये एक बड़ी सनसनीखेज खबर है। इसके पीछे क्या कुछ खबर है, थोड़ा सा हम उस पर भी जानना चाहते हैं चलते चलते। देखिए, बांग्लादेश में अवामी लीग के एक एमपी हैं जिनका नाम था, वो अब नहीं रहे दुनिया में, उनका कत्ल हो गया। उनका नाम है अनवारुल अजीम अनवर, और वो खुलना के ही इलाके से वो एमपी थे, और उनकी हत्या जो है वो कलकत्ता में हुई। इस वजह से ये काफी खबर मतलब बहुत अहम है कि कलकत्ता में हुई है, ये मर्डर बांग्लादेश में नहीं हुई, क्योंकि अगर ये बांग्लादेश में होती तो फिर इंडिया को कोई इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो बहुत लंबी खबर को छोटी करते हुए ये बताते हैं कि वो जो है ये एक बिजनेस डील था उनके और उनके दोस्त हैं। उनका नाम है, जो मैं सही बोल रहा हूँ, उनका नाम है वैसे तो अख्तरुल कुछ करके है नाम, लेकिन वो शाहीन कह के बुलाए जाते हैं, जो कि यूएस सिटीजन, बांग्लादेश ओरिजिन। उनके साथ ये जो अनवारुल अजीम अनवर हैं, जो एमपी साहब थे, इनकी बहुत अच्छी बचपन की रिश्ता थी, और ये बिजनेस भी साथ है। और मुझे जहां तक लगता है कि ये लोग जो है गोल्ड की यानी कि सोना की तस्करी करते, और ये बांग्लादेश से जो है एमपी साहब ये सोना लेके आते थे कलकत्ता में, और कलकत्ता में उसका जो है जेवरात बनता था, और फिर से जेवरात को जो है ये एक्सपोर्ट करते थे यहाँ पे। तो अब खबर पे आई है कि 12 मई को ये बांग्लादेश से आए यहाँ कलकत्ता में। उनके एक दोस्त हैं गोपाल दास, जो के भी ज्वेलर हैं, उनके यहाँ वो जाके बाकायदा ठहरे। दूसरे दिन उनका अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के पास, जिसके लिए उनको वीजा मिला था यहाँ आने के। तो वो निकलते हैं, और वहां से जाने के बाद वो उनके पास नहीं जाते हैं। वो बाद में तस्दीक हो गई कि वो डॉक्टर के पास गए ही नहीं थे, 1 बजे दिन में उनका अपॉइंटमेंट था। वो वहां से एक न्यू टाउन एरिया है कलकत्ता में, जो कि एक बहुत गेटेड कम्युनिटी है, बहुत अपस्केल है, वहां एक फ्लैट में पहुंचते हैं। और वो जो फ्लैट है, उनके जो मुखालिफ हैं, जो शाहीन हैं जिनका नाम, उन्होंने उसको रेंट पे लिया हुआ था 1 लाख रुपए महीने पे। और वहां जो है वो असेलेंट जो है वहीं छुपे पड़े थे। और ये भी कभी मीडिया में खबर आई है कि कोई मॉडल बांग्लादेश से आई, जो कि
काफी बांग्लादेश वालों को काफी, उनको इन्होंने जो है वहां से रास्ते में उसको लिया और लेकर के वो फ्लैट चले गए। उसके बाद वहां इनके कत्ल का मंसूबा बना हुआ था। वहां पे एक नाम उछल रहा है, उसका नाम है जिहादी हवलदार। वो एक कोई बांग्लादेशी नेशनल था, वो कसाई का काम करता था मुंबई में। उसको मुंबई से लाया यहाँ और उसको कहीं रखा गया था। वो वहां पहुंचा और उसके बाद इनको क्लोरोफॉर्म सुंघा कर करके इनको फिर तकिए से वो मार दिया गया। उसके ऊपर इनके सर पे चोट भी आई। उसके बाद उस बंदे ने इनके पूरे बॉडी को काट दिया, काट करके बहुत स्मॉल पीसेस में बना करके और उसमें मसाला वगैरह लगा के ताकि स्टिंक ना करे 12 या 15 छोटे छोटे बैग्स में जो है प्लास्टिक के बैग्स में उसको भर दिया। 3 दिन के बाद जो है वहां से जो सीसी कैमरा टीवी है उससे ये मालूम होता है कि वहां से 2 या 3 लोग जो है निकले, जिसमें वो मोहतरमा भी थे और 2 लोग और भी थे। ये लोग उस प्लास्टिक बैग को लेके निकले थे और उसके बाद जो है वो खबर यहीं आके खत्म हो जाती है। फिर दूसरी तरफ खबर चलती है कि बांग्लादेश में जो उनके फैमिली थे एमपी साहब के, उन्होंने कांटेक्ट किया। उसके बाद वहां जाकर के पुलिस में रिपोर्ट कराई, तो पुलिस वालों ने बांग्लादेश से दिल्ली फोन किया या रिपोर्ट कराई। दिल्ली से जो है यहाँ की मिनिस्ट्री जो है होम वो कलकत्ता में आई। फिर यहाँ एक एसआईटी का संगठन हुआ और उसके बाद ये पूरी तफ्तीश हुई। तो ये तफ्तीश होने के बाद यही समझ में आता है कि ये एक बिजनेस राइवलरी थी जो एमपी जो है अख्तरुल अजीम अनवारुल अजीम अनवर, उनके साथ और उनके दोस्त के साथ। तो अभी तक तो खबर में यही समझ में आता है, लेकिन वो लाश कहाँ छुपाई गई है, उसके पीसेस कहाँ मतलब डंप किए गए हैं, इसका कोई भी। लेकिन जब वो घर में पुलिस गई थी तो पूरे घर में खून था, बाथरूम वगैरह में भी खून था। उसको जो है छुपाने की कोशिश की थी, पोंछने उछने की कोशिश की। तो ये बड़ा सेंसेशनल मर्डर केस है और इसके तह में तो मुझे यही लगता है कि शायद दुबई के रास्ते से सोना स्मगल होता होगा बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश वो खुलना जो है वो पोर्ट सिटी है और हमारे जो एमपी साहब हैं वो सोना लेके आते होंगे कलकत्ता और फिर उसका जो है वो मतलब उसका आभूषण बनता होगा, उसका जो है जवाहरात बनती होगी, वो एक्सपोर्ट होता होगा। तो ये जो है वो शायद एमपी साहब चाह रहे थे कि ये सारा बिजनेस मैं कंट्रोल करूं। और जो उनके दोस्त हैं वो अमेरिकन सिटीजन हैं, तो वो तो बांग्लादेश में ट्राई नहीं हो सकते हैं और वो अब तक शायद भाग भी चुके होंगे अमेरिका। जो भी कुछ है उनका अपना भी बिजनेस इंटरेस्ट है, वो भी खुलना के रहने वाले हैं। ये जो कसाई है हवलदार, ये भी खुलना के रहने वाला। तो ये जितने लोग हैं ये बांग्लादेश में अरेस्ट भी हो चुके और कुछ लोग जो इंडिया में अरेस्ट हुए हैं। तो कुल मिला के यही कहानी है। इसमें यानी मारने वाले सारे बांग्लादेशी हैं और जो मारा गया, जिसका कत्ल हुआ, वो भी बांग्लादेशी है। लेकिन ये कलकत्ता में अंजाम पाया। लेकिन ये कि एक बहुत ही सेंसेशनल है, बहुत ही बुरी खबर है कि कोई भी शख्स किसी दूसरे मुल्क में आकर के इस तरह से मारा जाए। लेकिन बहरहाल अभी तफ्तीश जारी है, उसकी तफसीलात और आने वाले वक्त में आएंगी। अगर कोई बहुत ही अहम कुछ हुआ तो हम उसमें आपको अपडेट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुस्तफा साहब। आप अपने चेन्नई से दूर रह करके अपने और जिम्मेदारियों के बावजूद इसकी तैयारी करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।